आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के अध्याय 3। जिसका शीर्षक है टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि खुद को जानने का असली तरीका कोई बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें करना नहीं है, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन का एकदम कच्चा और बिना फिल्टर वाला ऑब्जर्वेशन करना है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो असल में हैं और जो हम खुद को मानते हैं, उनके बीच एक बहुत गहरी खाई है। बिल्कुल। शरीर की बीमारी देखने के लिए इंसान अक्सर एक्सरे या एमआरआई का इस्तेमाल करता है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ एकदम इंजीनियरिंग जैसी सटीकता होती है। वही तो, अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है। सब कुछ कितना स्पष्ट और ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सही बात है, और ये स्पष्टता में बहुत तसल्ली देती है। एग्जैक्टली, तसल्ली इसलिए मिलती है क्योंकि हम इंसानों को चीजें आंखों के सामने देखना और उन पर एक पक्का लेबल लगाना बहुत पसंद है। लेकिन जब हम अपने खुद के मन को देखने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से फेल हो जाती है। बिल्कुल फेल हो जाती है, और हमारी आंखें, हमारी धारणाएं दोनों हमें धोखा देने लगती हैं। हाँ, इस एक्सरे वाले उदाहरण को अगर हम मन की जटिलताओं से जोड़ें तो हम पाएंगे कि इंसान का दिमाग जानबूझकर चीजों को धुंधला कर देता है। हाँ देखो, होता क्या है कि हम अपनी ही बनाई हुई कहानियों और अपनी उस इमेज में इस कदर खो जाते हैं कि असलियत कहीं पीछे छूट जाती है। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। स्रोत के अनुसार ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद को जानने की शुरुआत अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी से होती है। इंसान खुद को वो मान लेता है जो वो असल में नहीं है, बल्कि जो वो बनना चाहता है। राइट? एग्जैक्टली। ये जो हमारी बनाई हुई छवि और हमारी असलियत के बीच का अंतर है ना, यही इंसान के जीवन की सारी उलझनों और दुखों की असली जड़ है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हर इंसान अपनी एक अच्छी छवि बनाकर रखता है। मतलब हम दुनिया से और खुद से बड़े बड़े दावे करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत आध्यात्मिक इंसान हूँ। हाँ, या फिर मैं जीवन में निरंतर विकास चाहती हूँ, या मैं बहुत ईमानदार हूँ। सुनने में ये सब कितना आदर्श लगता है। लगता तो है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ये केवल इच्छाएं हैं, हमारी असलियत नहीं। वही तो। और ये हमारा अहंकार यानी ईगो है, जो हमेशा ये चाहता है कि हम विकसित, सुलझे हुए और महान दिखें। सच्चाई ये है कि असली पहचान इसमें बिल्कुल नहीं छुपी है कि कोई इंसान क्या दावा कर रहा है। तो फिर किस चीज में छुपी है? इसमें छुपी है कि वो इंसान असल में क्या पाने के लिए दौड़ रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अरे वाह! इसे देखकर मुझे एक बहुत ही सटीक तुलना याद आ रही। ये तो किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल और उसकी असली ब्राउजर हिस्ट्री जैसा मामला है। हाँ, ये तुलना यहाँ बहुत सटीक बैठती है ना? मतलब प्रोफाइल के बायो में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, मुझे दर्शन शास्त्र और क्लासिकल साहित्य पसंद है। ये तो दुनिया को दिखाने वाला चेहरा हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी इंसान की असली ब्राउजर हिस्ट्री चेक की जाए तो वहां सिर्फ फनी कैट वीडियोस, गॉसिप साइट्स और घंटों तक स्क्रॉल की गई रील्स भरी होती हैं। और यही हमारी असलियत है। हाँ, जो हम दुनिया को दिखाते हैं और जो हम अकेले में कंज्यूम करते हैं, उसमें कोई तालमेल ही नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ पूछे। क्या हमारा दिमाग जानबूझकर हमें ये अच्छी छवि का धोखा देता है? मतलब क्या ये हमारे अंदर की कोई साजिश है, या फिर ये सिर्फ समाज में फिट बैठने की और खुद को स्वीकार्य बनाने की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक एवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, तो ये बचाव का तरीका है? हाँ, शुरू में ये समाज में खुद को सुरक्षित रखने और स्वीकार्य बनाने की कोशिश से पैदा होता है। बचपन से ही इंसान को सिखाया जाता है कि अच्छे बनोगे। बिल्कुल, कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। इसलिए दिमाग एक डिक्लेयर्ड वैल्यू या घोषित मूल्य तैयार कर लेता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इंसान अपनी ही बोली हुई इस झूठ पर पूरी तरह यकीन करने लगता है। मतलब वो खुद को ही बेवकूफ बनाने लगता है। हाँ, दिमाग एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होने से रोकता है। वो इंसान को उसकी कमियों को देखने ही नहीं देता, क्योंकि वो बहुत असुविधाजनक होता है। राइट, अनकंफर्टेबल तो होता है। इसलिए स्रोत बहुत साफ शब्दों में समझाता है कि हम वो बिल्कुल नहीं हैं जो हमारे घोषित मूल्य हैं। हम अपने जीवन के असली पैटर्न हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहता है कि मेरे लिए परिवार सबसे ऊपर है, ये उसका घोषित मूल्य हो गया। हाँ, लेकिन अगर असली जिंदगी में वो इंसान अपने परिवार के साथ बैठकर भी लगातार अपने फोन पर ऑफिस की ईमेल चेक कर रहा है या सोशल मीडिया पर अजनबियों से बहस कर रहा है, तो वो उसका असली पैटर्न है। एकदम सही। और इंसान की सच्चाई हमेशा उसी पैटर्न में बसती है, दावों में नहीं। वही तो, ईगो हमेशा चाहता है कि इंसान अपने दावों को ही अपनी असलियत मान ले। लेकिन जब तक वो अपने पैटर्न्स को नहीं देखेगा, तब तक वो एक भ्रम की दुनिया में ही जीता रहेगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारी बनाई हुई ये पूरी की पूरी छवि एक भ्रम है, तो फिर सच्चाई तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? क्योंकि अक्सर लोग सच्चाई जानने के लिए दर्शन शास्त्र की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगते हैं या फिर पहाड़ों पर चले जाते हैं। हाँ, लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। बिल्कुल। लेकिन हमारा स्रोत हमें उन भारी भरकम दार्शनिक सवालों से हटाकर वापस जमीन पर लाता है और ठोस तथ्यों की ओर ले जाता है। और ये स्रोत का सबसे मजबूत हिस्सा है। देखो, खुद को जानने के लिए ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि जीवन का अर्थ क्या है या आत्मा क्या है। क्योंकि ऐसे सवाल बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ, जब इंसान इन सवालों में उलझता है तो उसका ईगो फिर से हावी हो जाता है और वो खुद को एक बौद्धिक या आध्यात्मिक इंसान समझने लगता है। यानी ईगो नए रूप में वापस आ जाता है। बिल्कुल। इसलिए स्रोत कहता है कि एकदम बुनियादी और कच्चे तथ्यों से शुरुआत करनी चाहिए। इंसान को अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जैसे कि ये देखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में से समय असल में कहाँ जा रहा है। जब इंसान पूरी तरह से अकेला होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, तब कौन से विचार बार बार मन में दस्तक देते हैं। सच में अकेलेपन में असलियत बाहर आती है। हाँ, वो किस काम से पैसा कमा रहा है और वो पैसा किन चीजों पर खर्च कर रहा है, ये सब देखना जरूरी है। यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये किसी रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा से ज्यादा मुझे एक कड़क फाइनेंशियल ऑडिट जैसा लग रहा है। हाँ, वाकई एक ऑडिट जैसा ही है। जैसे कोई ऑडिटर किसी कंपनी में आता है तो वो सीईओ के बड़े बड़े विजन स्टेटमेंट और कंपनी के आदर्शों वाले पोस्टर नहीं पढ़ता। बिल्कुल नहीं, उसको उन दावों से कोई मतलब नहीं होता। वही तो, वो सीधा बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और लेजर चेक करता है। वो देखता है कि पैसा असल में कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। एग्जैक्टली। और बिल्कुल वैसे ही हमें अपना समय, ऊर्जा और स्रोत ये भी तो कहता है कि इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या जश्न मनाता है या इंटरनेट पर क्या पोस्ट करता है। हाँ, मतलब इच्छाओं को नहीं, मजबूरियों को देखना है, अपनी कंपल्शंस को समझना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी हर छोटी मजबूरी, हर विचार या हर आदत का इस तरह 24 घंटे ऑडिट करना, हाँ, क्या ये एक आम इंसान को बहुत ज्यादा थका नहीं देगा? ऐसा लगता है जैसे दिमाग कभी आराम ही नहीं कर पाएगा। मतलब लगातार ऑब्जर्वेशन मोड में रहना। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये थकान के बारे में बिल्कुल नहीं है, अच्छा, बल्कि ये उस थकान से बचने का तरीका है जो इंसान जिंदगी भर सहता है। वो कैसे? अब देखो, अनजाने में एक झूठी छवि को धोते रहना, लगातार एक मुखौटा पहने रखना और उसके अनुसार अभिनय करना कहीं ज्यादा थकाने वाला काम है। हाँ, ये बात तो है। ढोंग करना बहुत एनर्जी लेता है। बिल्कुल। इंसान की आधी ऊर्जा तो इस बात में खर्च हो जाती है कि दुनिया उसे अच्छा समझे। हाँ, इमेज मेंटेन करने का प्रेशर। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये कोई बौद्धिक कसरत नहीं है जिसमें इंसान को डायरी लेकर हर मिनट का हिसाब लिखना है। तो फिर ये कैसा ऑब्जर्वेशन है? ये बस अपनी स्वचालित आदतों को पहली बार होशपूर्वक देखने के बारे में है। जब इंसान ये देखता है कि उसका मन गुप्त रूप से किस चीज की लालसा कर रहा है, किन चीजों से भाग रहा है, ये किससे खोने से सबसे ज्यादा डर रहा है? हाँ, तो अचानक बहुत सी रुकी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ये ऑडिट इंसान को थकाता नहीं है, बल्कि उसे जगाता है। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत जरूरी था। एनर्जी ड्रेन होती है फेक इमेज को होल्ड करने में, और ऑब्जर्वेशन उस एनर्जी को फ्री करता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में इस तरह अपना ईमानदारी से ऑडिट करता है, अपनी उन ऑटोमेटिक आदतों को देखता है, तो जो सच्चाई सामने आती है वो अक्सर सुखद तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, वो बहुत कड़वी होती है। मुझे लगता है कि हमारी चर्चा अब उस स्वाभाविक दर्द की ओर मुड़ रही है जो इस कड़वी सच्चाई को देखने से पैदा होता है। स्रोत के अनुसार जब कोई ईमानदारी से खुद को देखता है तो वो अंदर तक हिल जाता है। हाँ, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं जैसा मैं इतने सालों से सोचता था। और इस स्थिति को हम मोहभंग या डिसइल्यूजनमेंट कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ये वो पल है जब इंसान पहली बार देखता है कि वो कितने गहरे संस्कारों में या कंडीशनिंग में बंधा हुआ है।
उसे अचानक महसूस होता है कि उसके डर, उसकी लालसाएं और उसकी आसक्तियां उसकी अपनी समझ से कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई हैं। और स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अपनी इस नग्न सच्चाई को देखना बेहद दर्दनाक होता है। हाँ, दर्दनाक तो होगा ही, अपना ही भ्रम टूटना। अपनी ही बनाई हुई महान छवि का चकनाचूर होना मनोविज्ञान के स्तर पर एक छोटे से मृत्यु के अनुभव जैसा होता है। बाप रे, ये दर्द वाली बात ना मुझे एक बहुत ही आम जीवन के उदाहरण की याद दिलाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने बहुत देर तक एक बेहद तंग जूता पहना हो। ओह, ये बढ़िया उदाहरण है। हाँ, जब इंसान वो जूता पहने रहता है तो उसका पैर धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। नामनेस आ जाती है। बिल्कुल, उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, बस एक अजीब सी बेचैनी रहती है जिसे वो। सही बात है। लेकिन जैसे ही वो उस तंग जूते को उतारता है और पैरों में खून का बहाव वापस लौटने लगता है, तो शुरुआत में एक तेज झंझनाहट और भयंकर दर्द होता है। हाँ, वो ब्लड सर्कुलेशन वापस आने का दर्द। वही, वो दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, लेकिन असली और स्थायी आराम उसी दर्द के गुजर जाने के बाद ही मिलता है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। लेकिन मेरी उलझन ये है कि इंसान की फितरत हमेशा दर्द से भागने की होती है। हम सभी को अपनी आरामदायक, सुन और झूठी दुनिया बहुत पसंद है। हाँ, हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में इस मोहभंग के दर्द को सहने के लिए कोई खुद को कैसे प्रेरित कर सकता है? इस दर्द को सहने के बाद मिलने वाला असली इनाम क्या है? क्योंकि अगर सिर्फ दर्द ही दर्द है, तो कोई इसे क्यों चुनेगा? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि यहीं पर इंसान अक्सर हार मान लेता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि खुद को जानने का इनाम ये होगा कि वो रातों रात कोई बहुत महान, शांत या पवित्र इंसान बन जाएंगे। उन्हें लगता है कि पुरानी छवि के बदले उन्हें एक नई, कहीं ज्यादा चमकदार और बेहतर स्पिरिचुअल छवि मिल जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत यहाँ बहुत गहरी बात कहता है। इस दर्द का इनाम कोई नई छवि बनाना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उस पुरानी, झूठी और भारी छवि के बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। स्रोत कहता है कि ये जो दर्द है, यही आजादी की शुरुआत है। जब तक इंसान उस तंग जूते को पहने रखेगा, वो कभी आजादी से चल नहीं पाएगा। सही बात। इस दर्द का इनाम वो आजादी है जहां इंसान को अब दुनिया के सामने या खुद के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। वो बस नेचुरल तरीके से हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस सब का असल मतलब यह है कि आज़ादी किसी नई मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस बोझ को उतार फेंकने में है जो हमने बेवजह लाद रखा था। बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां से इंसान का असली आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। कैसा कैच? जब इंसान को अपनी ये कमियां, अपने पैटर्न्स और अपनी मजबूरियां दिखनी शुरू होती हैं, तो मन की सबसे पहली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? उन कमियों को तुरंत सुधारने की। कोई नया सेल्फ मत बनाओ। हाँ, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे चुनौतीपूर्ण और गहरा हिस्सा है। वाकई। इसी को ना हम कुछ ना करने की कला कह सकते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि प्रॉब्लम दिखी नहीं कि तुरंत उसको फिक्स करो। वही तो। लेकिन खुद को जानने के मामले में ये जो सुधारने की आतुरता है, वो असल में उसी अहंकार का एक नया पेंतरा है। अच्छा, ईगो वापस आ गया। बिल्कुल। ईगो कहता है कि मैं अपनी पुरानी खराब छवि को मिटाकर एक नई, सुधारी हुई और परफेक्ट छवि बनाऊंगा। ओह, मतलब बीमारी वहीं की वहीं है, बस दिखावट बदल गई। एग्जैक्टली। इसीलिए स्रोत जोर देकर कहता है कि पहले चुप रहो और बस देखो। सच्चाई को एकदम कच्चा और बिना किसी फिल्टर के अपने भीतर से उभरने दो। अगर मैं इसे एक और उदाहरण से समझना चाहूँ तो ये तो गंदे पानी की तरह है। हाँ, समझाइए। मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है और उसमें बहुत सारी मिट्टी घुल गई है। अगर उस पानी को साफ करना है तो उसमें हाथ डालकर उसे तेजी से हिलाना या मिट्टी को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। बिल्कुल होगी। जितना हाथ चलाया जाएगा, पानी उतना ही और गंदा होता जाएगा। वही। सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका यह है कि उस बाल्टी को एकदम शांत छोड़ दिया जाए, बिना कुछ किए, ताकि समय के साथ वो मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ जाए और साफ। ये तुलना यहाँ बहुत सटीक बैठती है, बशर्ते हम ये समझें कि वो हाथ जो पानी को हिला रहा है वो हमारा ईगो ही है। वाह, वो हाथ ही ईगो है। हाँ, ईगो को लगता है कि सुधारने का उसका प्रयास पानी को साफ कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ मिट्टी को और ज्यादा घोल रहा है। क्या बात है। अपने आप को जानने का अर्थ एक नए सेल्फ का निर्माण करना बिल्कुल नहीं है।
इसका अर्थ तो बस इस बात के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना है कि इंसान के भीतर कितना कुछ ऐसा है जो बाहर से उधार लिया हुआ है, जो समाज से मिला है, राइट? हाँ, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और जो मूल रूप से झूठा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम आज की दुनिया को देखें तो ये बात पूरी तरह से आधुनिक संस्कृति के खिलाफ जाती है। कैसे? आज की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जो अरबों डॉलर की है, वो इसी एक विचार पर टिकी हुई है कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं। हाँ, वो तो है। बी योर बेस्ट वर्जन, खुद को बदलो, अपनी आदतें बदलो। हजारों किताबें, सेमिनार्स और पॉडकास्ट इसी बात पर जोर देते हैं कि एक नया और सफल सेल्फ कैसे गढ़ा जाए। बिल्कुल। तो क्या स्रोत की ये बात कि कोई नया सेल्फ मत बनाओ, बस देखो, पूरे आधुनिक समाज के काम करने के तरीके के एकदम उलट नहीं है? क्या विकास की चाह रखना इंसान की फितरत नहीं है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये एक ऐसा द्वंद्व है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये सच है कि इंसान की फितरत में विकास की चाह होती है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो चाह कहाँ से आ रही है। अच्छा। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री अक्सर इंसान को कुछ नया बनने का सपना बेचती है। वो सिखाती है कि अपने व्यक्तित्व में नए गुण कैसे जोड़ें। उनका पूरा फोकस एडिशन पर होता है। हाँ, नई आदतें ऐड करो, नई स्किल्स ऐड करो। लेकिन स्रोत जिस सच्चाई की बात कर रहा है वो कुछ जोड़ने के बारे में नहीं है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन या सच्ची आत्म जागरूकता जीवन में कुछ हासिल करने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो जो कुछ भी झूठा है, जो समाज का दिया हुआ है, जो आपका अपना नहीं है, उसे धीरे धीरे घटाने यानी सब्ट्रैक्शन का नाम है। वाओ, सब्ट्रैक्शन। हाँ, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री अक्सर पेड़ की पत्तियों को चमकाने का काम करती है, जबकि जड़ें वैसी ही सूखी रहती हैं। क्या सटीक बात कही आपने। जब इंसान पूरी ईमानदारी से बिना रुके बार बार खुद के उस गंदे पानी को शांत होकर देखता है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो वो झूठा अहंकार खुद ब खुद नीचे बैठने लगता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि आध्यात्मिकता जोड़ने की नहीं, घटाने की प्रक्रिया है। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि इंसान को अपनी बनाई हुई छवियों और अपने घोषित मूल्यों पर भरोसा करना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसकी बजाय उसे एक कठोर ऑडिटर की तरह इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसके पैरों की दिशा क्या है, उसका कीमती समय और ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है और उसकी गहरी मजबूरियां क्या हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि जब वो सच्चाई सामने आए, जब वो मोहभंग का दर्द महसूस हो, तो उसे भागना नहीं है। उस तंग जूते वाले दर्द से भागना नहीं है। हाँ, उस दर्द को महसूस करना है, क्योंकि वही उस पुराने तंग जूते से आजादी की शुरुआत है। एक नई परफेक्ट छवि गढ़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि अपनी उस असलियत को जो हमने समाज से उधार ली है, बस चुपचाप खड़े होकर ऑब्जर्व करना है। यही सच्चा ऑब्जर्वेशन है। और ये जानकारी आज के समय में इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि हम सभी एक बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, एकदम। हर कोई सोशल मीडिया से लेकर असली जिंदगी तक बस एक परफेक्ट इमेज को बनाए रखने की होड़ में हाफ रहा है, लेकिन सच्ची शांति और मानसिक सुकून उस भारी भरकम इमेज को धोने में नहीं है, बल्कि अपनी कमियों, अपने डरों और अपने असली पैटर्न्स को पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ स्वीकार करने में है। सही बात है। और इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हुए इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत से आगे की बात करता है। आज हमने देखा कि इंसान की ज्यादातर इच्छाएं, उसके डर, उसकी लालसाएं और यहाँ तक कि उसका वो सेल्फ भी, जिसे वो बहुत गर्व से अपना मानता है, हाँ, वो दरअसल समाज से, परिवार से और बाहरी दुनिया से उधार लिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंसान इस निरंतर और ईमानदार ऑब्जर्वेशन के जरिए इन सभी उधार की परतों को एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह, बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह हटा देगा, तो अंत में उस कोर में क्या बचेगा? क्या किसी इंसान का अपना कोई असली सेल्फ होता भी है, या फिर हर तरह की इमेज, हर तरह के विचार का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, उस पूर्ण शून्यता में ही इंसान की सच्ची आज़ादी छिपी है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। हजारों परतों के नीचे असल में क्या छिपा है, या शायद कुछ भी नहीं छिपा है, ये खोजना ही शायद इंसानी जीवन की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक यात्रा है। इस जटिल और गहरे विषय को इतनी सहजता से समझने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम उम्मीद करते हैं कि इस गहन चर्चा ने श्रोताओं के विचारों को एक नई दिशा दी होगी। नमस्कार।